महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 प्रयागराज की पावन भूमि में आयोजित होने जा रहा है। आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां एक ही डुबकी में अमृत के समान पुण्य मिलता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश और विदेश के करोड़ों लोग शामिल होते हैं। और दोस्तों, इस बार तो महाकुंभ में 40 करोड़ लोग शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसलिए इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य होने वाला है। प्रयागराज में मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरे शहर को दुल्हन के रूप में सजाया गया है। जगह जगह पर विशाल पार्क, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और पक्के घाटों का निर्माण किया गया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन के लिए इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है। दोस्तों, कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। शाही स्नान के दिन स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन भूमि पर माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, इन तीनों नदियों का पवित्र संगम यहाँ होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और इस संगम में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष प्रयागराज में जिस कुंभ का आयोजन किया गया है, यह प्रत्येक 144 वर्ष के बाद आता है, जिसे महाकुंभ कहते हैं। और यह महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी महाकुंभ में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला या फिर टेंट कहाँ पर लेना चाहिए, स्नान और दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन करने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो लास्ट में बात करेंगे कि इस यात्रा को करने के लिए आपका संपूर्ण बजट कितना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाकुंभ में लोगों की संख्या को देखते हुए शासन और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। इस मेला क्षेत्र को यूपी का 76वां नया जिला बनाया गया है, जिसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी भक्त एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो, इसलिए 7 पक्के घाट बनाए गए हैं। साथ ही सभी की सुरक्षा के लिए पुलिस सेना, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, पैरामिलिट्री और प्राइवेट पुलिस के लाखों जवान तैनात किए गए हैं। मेले की सफाई और देखरेख के लिए हजारों सफाई मित्र भी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए कोई परेशानी ना हो, इसलिए अलग अलग मार्ग भी बनाए गए हैं। साथ ही सभी मार्ग पर पार्किंग की विशेष सुविधा भी दी गई है, जिससे सभी दर्शनार्थी आसानी से घाट तक पैदल चलकर पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आप प्रयागराज तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, प्रयागराज में बहुत से जंक्शन बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग जंक्शन, नैनी जंक्शन, फाफा मऊ, झूसी, प्रयागराज छुकी, बमरोली और सूबेदारगंज। आप अपने शहर से यहाँ के किसी भी स्टेशन तक आ सकते हैं। रेलवे द्वारा यहाँ तक के लिए लगभग 3000 मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है और हमेशा चलने वाली रेगुलर ट्रेनें भी चलाई जा रही है। वही उत्तर प्रदेश से रोजाना बहुत सी बसेस प्रयागराज के लिए चलाई जा रही है। साथ ही कई सारी नई शटल बसेस भी शहर में चलाई जा रही है। अगर आप फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं तो प्रयागराज में भी एयरपोर्ट है। इसके अलावा लखनऊ, बनारस, पटना, यहाँ तक आने के बाद भी आप प्रयागराज तक आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला या फिर टेंट कैसे बुक करें। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान शहर के सभी छोटे बड़े होटल, धर्मशाला आपको पहले से ही फुल मिलेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आने से पहले अपनी होटल की ऑनलाइन बुकिंग जरूर कर लें। आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास में, रामबाग स्टेशन के पास में या मेला क्षेत्र से 5 से 6 किलोमीटर के अंतराल में आप कोई भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर मेले के दौरान नॉर्मल होटल के भी चार्जेस 2 से 3 हजार से स्टार्ट होंगे। वही अच्छे होटल 7,000, 8,000 या 10,000 के बजट में मिलेंगी। वही कुंभ मेले में डोम सिटी और टेंट सिटी भी बनाई गई है। अगर आप यहाँ पर रहने के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कुंभ मेले की ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 वेंडर दिए गए हैं। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करना है, वरना आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर आपको लग्जरी, डिलक्स और सेमी डिलक्स टेंट भी मिल जाएंगे और इनकी स्टार्टिंग लगभग 8,000 से होंगी। इसके अलावा मेला क्षेत्र में जगह जगह रैन बसेरा भी बने हुए हैं, जिनमें से कुछ रैन बसेरा फ्री है और कुछ रैन बसेरे में आपको 100 से 200 रुपए का चार्ज देना पड़ सकता है। दोस्तों, इन टेंट्स के अलावा यहाँ पर बहुत से संत महात्माओं के कथा वाचन के लिए भी बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जहाँ पर आप प्रवचन भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर आज्ञा लेकर रुक भी सकते हैं।
इसके अलावा सभी रेलवे स्टेशन के बाहर बड़े-बड़े टेंट भी लगाए गए हैं, जहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कोशिश करें कि आप अपने शहर से रात में निकलें, सुबह-सुबह यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर सुबह स्नान कीजिए, दिन भर पूरा मेला घूमिए और शाम की ट्रेन पकड़कर वापस हो जाइए, जिससे आप बहुत बजट में इस यात्रा को कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, शाही स्नान के दिन शहर के सभी प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे। आप जिस भी मार्ग से आएंगे वहीं पर आपको पार्किंग मिल जाएंगी। साथ ही नजदीकी घाट पर आपको स्नान करना रहेगा तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। बाकी नॉर्मल डेज में आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो या रिक्शा 10 से 20 रुपए के किराए में मिल जाता है। सबसे सही रहेगा आप न्यू नैनी ब्रिज, बहराना या चुंगी तक आ जाए, फिर आप 1 से 2 किलोमीटर चलकर मुख्य मेला क्षेत्र में आकर बड़े हनुमान मंदिर के किले के पास में आकर स्नान कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि यहाँ पर स्नान करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पर जगह जगह पर साफ सुथरे घाट बने हुए हैं। आप रेलिंग के अंदर रहकर हर हर गंगे का जाप लगाकर आस्था की पावन डुबकी लगा सकते हैं। वही दोस्तों इन घाट पर स्नान करने के अलावा आप अगर चाहे तो नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम के पास भी जा सकते हैं, जिसके लिए नाव वाले आपसे 150 से 200 रुपए का चार्ज करते हैं। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी चहचहाते हुए आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ त्रिवेणी संगम में पावन स्नान करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। पहली शाही स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को होगा। फिर उसके बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान रहेगा। इस दिन के बाद से फिर महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई? दुर्वासा महर्षि ने देव इंद्र को एक माला भेंट की। देव इंद्र ने वह माला अपने हाथी को पहना दिया और उनके हाथी ने उस माला को फेंक कर अपने पैरों तले रौंद दिया, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि देवताओं को अपने शक्ति का अहंकार हो चुका है और इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। तब सभी देवता सलाह लेने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। अब देवताओं की शक्ति चली गई थी तो देवताओं के लिए समुद्र मंथन करना असंभव कार्य हो चुका था और इसलिए उन्होंने असुरों के साथ मिलकर इस काम को करने के लिए योजना बनाई। अब समुद्र मंथन से अमर होने के लिए अमृत और कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त होने वाली थी, जिसके लालच में आकर असुरों ने भी देवताओं का इस कार्य के लिए साथ दिया। इस कार्य को करने के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। इस मंथन में अमृत और हलाहल विष के साथ 14 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई। हलाहल विष बहुत ही खतरनाक था जो कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देता और इसलिए इस विष को भगवान शंकर ने ग्रहण किया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन से निकले अमृत के लिए 12 दिनों तक राक्षसों और देवताओं के बीच में भयंकर संग्राम शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर राक्षसों से अमृत की रक्षा की और इसे सभी देवताओं को पिला दिया। युद्ध के दौरान इस अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर स्थित हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आ गिरी। तभी से इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक 12 वर्षों में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही किया जाता है। कुंभ के दौरान इन नदियों के जल को अमृत के समान माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पावन स्नान करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि प्रयागराज में आप कहाँ-कहाँ दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यही घाट के पास में किला बनाया हुआ है। किले के अंदर प्राचीन अक्षय वट है। यहाँ पर आप दर्शन जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान राम जी भी यहाँ पर रुके थे। इस किले के अंदर प्राचीन पातालपुरी मंदिर भी है। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसी किले के पास में बड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन लेटे हुए रूप में आप कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तब भरत जी ने असुर समझकर हनुमान जी पर बाण चलाया था, जिससे हनुमान जी यहीं पर गिरे थे। इस अलौकिक मंदिर में दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर भी स्थापित है, जिसे नौलखा मंदिर कहते हैं। यह मंदिर बहुत ही प्यारा और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यहाँ पर भगवान विष्णु बालाजी के रूप में विराजमान है। इस मंदिर के ऊपरी भाग में विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। दोस्तों इन मंदिरों के अलावा बाकी के सभी दर्शनीय स्थान दूर दूर स्थापित है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए आप ई रिक्शा या ऑटो बुक कर सकते हैं।
यहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो वाले आपसे 1000 से 1500 रुपए का चार्ज करते हैं और 3 से 4 घंटे में 6 से 7 प्लेसेस कवर करवा देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप जाइए मनकामेश्वर मंदिर, जो न्यू नैनी ब्रिज के पास में ही स्थित है। दोस्तों, आप यहाँ पर शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। यह बहुत ही भव्य और दिव्य स्थान है। प्रयागराज में आने वाले सभी भक्त यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप आ जाइए अरल घाट के पास में, जहाँ पर बहुत ही शानदार शिवालय पार्क बना हुआ है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग और विभिन्न मंदिरों को वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए बोटिंग की सुविधा भी है। यहाँ पर नॉर्मल डेज में 50 रुपए और सैटरडे संडे के दिन 100 रुपए का टिकट लगता है। अब यहाँ पर घूमने के बाद आप चले जाइए कंपनी आजाद पार्क, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह वही पार्क है जहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली खुद को मार ली थी। अंग्रेज उनको अपने जीते जी कभी ना पकड़ सके। दोस्तों, यह पार्क बच्चों के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से झूले भी लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ समय घूमने के बाद आप आ जाइए भरतद्वाज पार्क और आश्रम, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ऋषि भरद्वाज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही पार्क को बहुत ही प्यारा बनाया गया है। फोटोशूट के लिए यह बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप अपनी यादों के लिए फोटोशूट जरूर करवाएं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आनंद भवन स्थित है। आप यहाँ पर भी जरूर घूमने जाएं। इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद आप फिर से मेला क्षेत्र में आ जाइए और मेला क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर अपोली माता मंदिर है। आप यहाँ पर जरूर विजिट करें। यह माता सती का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व है। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप चले जाइए नाग बासुकी मंदिर, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान नाग बासुकी विराजमान है। यह वही नाग देवता है जिन्होंने मंथन के समय रस्सी की भूमिका निभाई थी। यहाँ पर आप दर्शन करने जरूर आए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्राचीन वेणी माधव मंदिर भी स्थापित है। वेणी माधव जी को माला क्षेत्र का रक्षक और प्रयागराज का प्रमुख देवता माना जाता है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों, इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप शाम या रात वाली ट्रेन पकड़ के अपने शहर वापस आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी प्रश्न के बारे में कि इस यात्रा को पूरा करने में कितना पैसा लगेगा। दोस्तों, आप अपने घर से रात में निकलकर सुबह यहाँ पर आकर उसी दिन वापस चले जाते हैं, तो आपको इस यात्रा को करने के लिए 3 से 4 हजार रुपए प्लस ट्रेन टिकट, इतना रुपया आपको लगेगा। और बस इतने ही बजट में आप इस यात्रा को आसानी से पूरा कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर एक रात रुकने का प्लान बनाते हैं तो 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा आपको होटल का किराया पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यह बजट मैंने 2 लोगों के हिसाब से बताया है। आप बस इतने ही रुपयों में, इतने कम बजट में आप इस यात्रा को आसानी से पूरा कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको महाकुंभ मेले से रिलेटेड एक से एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए। साथ ही इसके बाद आप किस जगह का वीडियो चाहते हैं, इसके बारे में हमें जरूर सजेस्ट करें। हम जल्द ही आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर नया वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी सच में अच्छी लगी हो तो आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो।